नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध गीतकार रविंद्र रावल। रावल जी ने लगभग 50 फिल्में लिखी हैं और कई सुपर डुपर हिट इनके गीत हुए हैं और लगभग 12-13 फिल्मों में तो इनके गाने बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुए हैं और राजश्री की कई फिल्में हैं, अभी आपको बताएंगे उसमें। तो जब एक गीतकार गीत लिखता है तो वो धुन के साथ गीत लिखता है, लेकिन जब वो संगीतकार के साथ बैठता है तो संगीतकार अपनी धुनें बताता है उसको और कहता है इस धुन पर गीत लिखिए आप। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गीतकार की धुन अच्छी लगती है तो वो उस धुन पर गीत कर लेता है। ये सब होने के बाद भी सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी क्या गीत बहुत अच्छा लिखा जाता है, धुनें भी अच्छी बन जाती हैं, गायक भी अच्छा गाता है, उसका पिक्चराइजेशन भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसको वो लोकप्रियता नहीं मिलती जो मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर फिर आरोप भी लगने लग जाता है कि यार इस गाने को वो गाता तो ठीक होता, इसकी धुन और अच्छी हो सकती थी और गीत का ऐसा होता वैसा होता, इस तरह से बातचीत होती है। तो ये हम इसी बात पर बात करेंगे और 2 जुलाई को ये जो विश्व हिंदी अकादमी लोखंडवाला में कार्यक्रम कर रही है, धुनों का सुहाना सफ़र। नमस्कार रावल जी। नमस्ते जी। तो बधाई हो आपको, और आपके गीत आज हर संगीत प्रेमी गुनगुनाता है, दिल और दिमाग में आज भी आपके गीत बसे हैं, रात दिन बजते हैं, अच्छे लगते हैं बहुत। तो ये 2 जुलाई को धुनों का सुहाना सफ़र। अच्छा, आपने इतनी फिल्में लिखी, इतने गाने लिखे हैं, तो आपने जो गाने लिखे हैं क्या आपने धुन के साथ गाने लिखे थे या नहीं, तो फिर संगीतकार राम लक्ष्मण जी ने आपको धुन दी, उसके अनुसार लिखे हैं अपने गाने? नहीं, हम लोगों ने जब इंडस्ट्री में एंट्री की तब ज़्यादातर धुनों के आधार पर ही गीत लिखवाए जाते थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि पाश्चात्य संगीत का बहुत प्रभाव था। और ये एक ऐसी बात है कि इसको कहने के लिए किन्हीं भी शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन फॉलो करना और समय के हिसाब से कोई चीज़ देना, ये भी एक संगीतकार की जिम्मेदारी होती है। तो हम लोगों ने तो धुन पर ही गाने लिखे हैं ज़्यादातर। कुछ एक गाने हैं जो कि मैंने खुद बैठकर लिखे थे और बाद में ऐसा संजोग आया कि वह गीत पसंद आए म्यूज़िक डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, और वो रिकॉर्ड हुए। तो जब आपके साथ आपको वो संगीतकार ने धुन दी और धुन देने के बाद आपने गाना लिखा, अच्छा, तो कितनी सिटिंग में ये गाना फाइनल हो जाता था कि इस धुन में ये गाना परफेक्ट है, ये शब्द नहीं, ये शब्द चाहिए, ये सिचुएशन है? अच्छा, किस तरह से आपको बताया जाता है? आमतौर पे तो क्या होता था मुखड़ा सबसे मेन चीज़ होती थी जी। और ये कहने में भी मुझे कोई मतलब हिचक नहीं है कि कई संगीतकार हैं जो मुखड़ा स्वयं लिखते थे और वो मुखड़ा प्रोड्यूसर पास कर चुके होते थे। तो आमतौर पे तो पहली लाइन भूलकर ही गाना लिखना होता था, बहुत कम ऐसा होता था, क्योंकि अब वहाँ पर भी जो उनकी सिटिंग के सिलसिले रहते थे उसमें इतना जोड़ तोड़ रहता था कि कोई ना कोई गाने का आधार, कोई ना कोई फिल्म का आधार, कोई ना कोई कहानी का आधार, तो सब आधारित रहते थे। तो हमको भी किसी न किसी चीज़ का आधार लेकर ही आगे बढ़ना पड़ता था। तो दो सिटिंग में तो गाना फाइनल हो जाता था, मुखड़ा उसी सिटिंग में फाइनल होता था। और ज़्यादातर ऐसा होता था, सिचुएशन इतनी ज़्यादा उनके दिमाग में भरी रहती थी। कुछ तो डायरेक्टर ऐसा बोलते थे कि हमारी जो सिचुएशन है वो लिख दो, हमको आपकी कविता नहीं चाहिए। ऐसा कितनी बार हुआ सर कि आपको धुनें संगीतकार ने सुना दी हैं और आप लिखते जा रहे हैं, लेकिन जो संगीतकार जिस धुन में वो बात चाहता है, वो शब्द चाहता है, वो भाव चाहता है, वो अभिव्यक्ति चाहता है, वो शब्द नहीं आ पा रहे हैं? ऐसा कितने बार हुआ आपके साथ? हाँ, ऐसा हुआ है, इसके लिए ना नहीं कर सकते। लेकिन इसमें संगीतकार ही अकेला नहीं आता, डायरेक्टर्स भी आते हैं, प्रोड्यूसर भी आते हैं। सवाल क्या होता है कि लोग तय करके आते थे कि हमको ये गाना बनाना है, या तो राज कपूर की फिल्म का होता था
या जीपीसीपी की फिल्म का होता था, और उन लोगों का कहना ही ऐसा होता था, हमको ये गाना चाहिए, और फिर उससे ज़्यादा हटकर लिखने जाएं तो वो उन लोगों को अच्छा ही नहीं लगता था। नहीं, आपके साथ आपको राम लक्ष्मण जी ने धुन सुना दी कि ये धुन है, इस पे लिखिए आप, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन लग रहे हैं, वो गीत नहीं आ पा रहा है जो धुन और संगीतकार चाहता है? हाँ जी, ये पहली फिल्म एजेंट विनोद में हुआ था। एजेंट विनोद में जो एक गाना था वो एक्चुअली पर्दे पर था, और यहाँ मतलब ऑल इंडिया रेडियो से नहीं बजा, बंद कमरे में एक लड़की अकेली, उन दिनों वो मतलब यहाँ नहीं बजता था विविध भारती पर ये गाना। इसके बारे में ये क्या होता था, दीपक बाहरी जी की एक पहली पिक्चर में असद भोपाली इस मुखड़े पर लिख चुके थे, राज कपूर का गाना हम तुम एक कमरे में बंद हो बहुत। अब यही बात थी कि आप भी बंद कमरे पे गाना लिखो। मैंने बहुत कोशिश की, मैं जहाँ धुनें सुनाई आपको? हाँ, धुनें सुना दी थी? हाँ, धुन तो मैंने बताया ना, धुन पहले से ही बनी होती ठीक है। और जैसा कि राम लक्ष्मण के साथ मैं कहूँगा कि उनके साथ मेरा बहुत ही मतलब क्लोजनेस थी। हम लोग गाने तैयार करके रखते थे, ऐसा बहुत कम होता था कि वो कोई धुन दे और मैं गाना लिखूं। यानी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई धुन बताए तो वो 4-5 ट्यूनें सुना देते थे। उसमें ऐसा होता था, कभी कभी इसलिए हमको फिल्म मिल जाती थी क्योंकि जो मुखड़ा डायरेक्टर को अच्छा लगता था तो ये मुखड़ा किसने लिखा है, तो कहे रावल ने लिखा है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि ये मुखड़ा किसने लिखा है, तो असद भोपाली ने लिखा या देव कोहली ने लिखा है, तो रावल कट हो जाते थे। तो इन सारी चीज़ों को तैयार रहकर हमको लिखना पड़ता था। लेकिन एजेंट विनोद का एक गाना था कि जिसके लिए बहुत परेशानी हुई। आप हाँ जी, तो आप 3-4 दिन की बात कर रहे हैं, ये तो लगभग महीना पूरा निकल गया। रोज हम लोग राजश्री में हमारी रोज सिटिंग होती थी। राम लक्ष्मण जी और आप? राम लक्ष्मण मैं और उनके म्यूजिशियन होते थे। पहले कदम मुखड़ा नहीं आ रहा था, मुखड़ा ही नहीं आता दिमाग में, क्या करें। तो क्या बाद में एक इत्तेफाक हुआ, और वो ऐसा इत्तेफाक हुआ, पूरा ड्रामेटिक हुआ कि खाना खाने के बाद हम लोग नीचे उतर के लस्सी वगैरह पीने जाते थे, या मैं सिगरेट उन दिनों पीता था तो सिगरेट पीने चले जाता था, पान वान खा के आते थे। हम लोग वहाँ लस्सी की दुकान में बैठकर इस बारे में सोच रहे थे। और उनकी आदत थी, राम लक्ष्मण बैठे बैठे बहुत सुरीले थे, वो गाते रहते थे, तो ऐसा बोलते थे टा 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 रा 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 रा, वो दिमाग में चल रहा था। और एक अचानक मतलब एक विचार आया, और वो नागपुर के तो थे मेरे एल्डरली, उन्होंने मुझे मॉरली बहुत सपोर्ट किया था। तो हमारे यहाँ एक संबोधन है भाऊ, बड़े भाई के लिए ऐसा बोलते हैं, मैं उनको भावी बोलता था, मैं उनको राम लक्ष्मण के नाम से नहीं पुकारता था। तो उन्होंने मुझे ट्यून सुनाई और मेरे दिमाग में विचार आया, तो मैंने कहा भाऊ देखो भला ये मुखड़ा, तो क्या बोल। मैंने कहा बंद कमरे में एक लड़की अकेली और एक अजनबी साथ हो, रात हो, इसके आगे था तो क्या हो। लेकिन ये रात हो में वो इतने सेटिस्फाई हो गए कि लस्सी बनाने वाला लस्सी बनाते रहा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वहाँ से भागे। तो वो शायद राजश्री में पहला ही हमारा एक प्रकार से कहा जाए एक पुअर शो कहा जाए, ऐसा प्रदर्शन था कि सब लोग देख रहे थे कि ये लोग भागे कहाँ जा रहे हैं। हम लोग दौड़ते दौड़ते जाके सिटिंग रूम में बैठे, जाकर उन्होंने तुरंत हारमोनियम खोला, अपने कार्ड के ऊपर हाथ रखा, क्या बोल क्या मुकड़ा, और इस तरह ये गीत फाइनल। अच्छा, राजश्री का अपने आप में एक सामाजिक और धार्मिक फिल्म भी बनाई उन्होंने, और एक संगीत भी उनका बहुत लोकप्रिय होता है। तो आपने जो कई फिल्में तो लिखी होंगी, लेकिन हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं कौन, तो ये इन गानों की भी जो पहले से धुनें बनी हुई थी पहले से। हाँ जी, और इसकी तो हाईलाइट मैं आपको बताऊं, उसमें एक मेरा लिखा हुआ गाना था, जूते दे दो पैसे ले लो। जी, बहुत गाना। हाँ, तो हम लोगों ने जैसा मैंने बताया 74 से राजश्री में हम लोग कार्य करते थे, हम लोगों का काम चलता था आगे पीछे फिल्म में, कभी मैं लिखता था, कभी कोई दूसरे राइटर होते थे। तो ये जो ट्यून है जूते दे दो पैसे ले लो, ये 91-92 में रिकॉर्ड हुए इसके गाने
हम आपके हैं कौन के, ये ट्यून 20 साल पहले बनाई थी। क्या बात। और राज बाबू ने अपनी डायरी में लिख के रखा था। हम लोग क्या करते थे, जो कोई फिल्म की सिचुएशन होती थी उस सिचुएशन को पकड़ के वैसा गाना लिखते थे। उन दिनों मनमोहन देसाई की एक पिक्चर में आया था तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय, तो उस सिचुएशन को पकड़ के हमने इसके ऊपर एक डमी वर्डिंग्स लिखी थी। वो उनके दिमाग में बैठा हुआ था और उन्होंने सिचुएशन निकलना। हम आपके हैं कौन में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 से 4 गाने जो कि 20 साल पहले 20 साल पहले राष्ट्रीय में ही लिखे हुए थे। क्या बात। और तब से राज बाबू ने टिक मार करके अरे इसकी धुन बनी हुई थी, धुन बनी हुई गाने थी, लिखना था। डमी बोल लिखे थे। डमी, हाँ डमी, डमी फाइनल हुए बाद में कि दूसरे लिखे गए थे? नहीं, बाद में तो जब ये ट्यून नहीं, बाद में क्या होता था, वो कहते थे ये ट्यून फाइनल है, अभी आपको ये लिखना है। अभी उसमें उन लोगों की सिटिंग के बाद उनका इतना ही फाइनल था, जूते दे दो पैसे ले, इसे इतना उनका था, वो लिखा हुआ था, वो बार बार गा के बताते थे। अब उसके हिसाब से जो लिखना है, तो अभी जैसे मैं एक गुजराती परिवार को बिलोंग करता हूँ, ये रस्म हमको पता है जूते चुराने की, और इसमें काफ़ी हंगामा होता है। वो दिमाग में रख कर, दिमाग में उस जो मुखड़ा आया, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, ऐसा था। हाँ, तो हाईलाइट क्या थी कि लिखने के बाद कम से कम 1 हफ्ते के बाद मुझे स्ट्राइक किया, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ने हरा दुपट्टा पहना होगा, सब हरा दुपट्टा पहनेंगे? हाँ। दूसरे दिन सिटिंग में जाके मैंने कहा सूरज एक चेंज करना है। हम लोग सूरज ही बोलते थे। सूरज हमारे सामने, मतलब स्कूल जब जाते थे जी। तब से वो राष्ट्रीय में आते थे और वो भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे और हम भी उनको बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा ये एक चेंज करना पड़ेगा, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। मैंने कहा सब लड़कियां तो हरे दुपट्टे नहीं पहनेंगी, दूल्हे की सालियों रंगीन दुपट्टे वालियों। तो कहें नहीं सर, आपने जो मुझे लिख के दिया है वो हीरा है, आप कहाँ नीचे उतर रहे हो? आप उसका जलवा तो देखिए, ये आपको पिक्चर में नजर आएगा। अरे तो यानी इतना उनके दिमाग में कंसेप्शन भरा हुआ था कि उन्होंने सब, जितनी लड़कियां गानों में पार्टिसिपेट कर रही थी, सबको हरा दुपट्टा पहना है और उसके ऊपर से गाना। ये आपने अच्छा बताया कि 20 साल पुरानी धुन पर जब गाने लिखे, ऐसा ही मदन मोहन या और भी संगीतकारों के बारे में पढ़ने में आता है कि उनके पास खजाना है धुनों का भी। उस पर कई नए निर्माता या यश चोपड़ा, यश राज बेना, ये सब भी कुछ काम करने वाले हैं अभी। तो क्या ये बात सच है कि 20-25 साल पुरानी जो धुनें हैं उस पर भी अब वापस से काम शुरू होगा? ये तो आपको मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारे यहाँ कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। यहाँ आने के बाद इन अनुभवों से, सिर्फ मेरे ही नहीं दूसरों के अनुभव से भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे सुर सुर पे लिखा है लिखने वाले का नाम, और बोल बोल पे लिखा है गाने वाले का नाम। कितने कितने वक्त गुजर जाता है। एक छोटा सा मुझे आप वक्त दे तो मैं एक राम लक्ष्मण जी का एक बहुत फेवरेट सॉन्ग था जो पिक्चर में रिलीज होने के बाद उनकी कामयाबी का मतलब स्तंभ बन गया जी। दिल दीवाना बिन सजना के माने। सर ये धुन जब भी राम लक्ष्मण सिटिंग में सुनाते थे तो प्रोड्यूसर उकता के कहते थे बंद करो ना यार, ये क्या गाना आप ले बैठे हो। उन दिनों उनके पास शब्द नहीं थे, वो अपने शब्द गाते थे। तो उनके कुछ ऐसे शब्द थे कि कुछ उसमें से अर्थ नहीं लगता था जी। वो गाना उनके इतना मन में बसा हुआ था। एक दिन उन्होंने मुझसे भी पूछा कि रविंदर ये गाना क्यों लोग ऐसे तो इतना उपेक्षित क्यों होता है, ये मेरे को इतना प्रिय गाना है, एक काम करो इस पे तुम भी लिखो एक गाना। उसके पहले मैंने उसके ऊपर नहीं लिखा था। तो वो जैसे है ना गाना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, वो तो अभी उन दिनों जब ये हमारी बात हुई थी तब बंगाली फिल्मों में नाव के गानों का बहुत ट्रेंड था। हर फिल्म में कहीं ना कहीं एक आता था। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा आया, तो मैंने यही मुखड़ा लिख के दिया था, छोड़ दे बहती धाराओं में नाव रे,
वाह। तो उसके बाद उन्होंने ये गाना सुनाना कुछ जगह सुना गया, लेकिन इस गाने पर असद भोपाली का नाम लिखा हुआ था। असद भोपाली ने जो बोल लिख दिए वो बोल, और वैसे भी मैं असद साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। असद साहब ने कई संगीतकारों को चोटी पर पहुँचाया, और उसमें से राम लक्ष्मण भी एक हैं। क्या बात। रवि साहब को दुनिया याद करती है, वो असद भोपाली के गाने थे, ऐ मेरे दिले नादा तू गम से न घबराना, और 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तो पूरी कहानी सामने, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये सब। और राम लक्ष्मण के साथ भी इतने सालों उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया। अच्छा, कई संगीतकारों पर धुन चुराने का भी आरोप लगता है, राम लक्ष्मण जी पर कभी इस तरह का आरोप लगा? राम लक्ष्मण जी पर कि इन्होंने उस फिल्म की धुन चुराई है? अब ये तो कैसे बोलें, सवाल क्या होता है? नहीं, कि विवाद या कुछ जैसे आरोप लगा है कभी, या कोई घटना कोई घटित हुई हो कभी? 7 तो सुर ही हैं जी, 7 सुर हैं कुल जी हाँ। अब क्या लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, रागदारी एक बड़ी चीज़ है जी। अभी कल को अगर आप किसी को बोले कि चोरी है तो कहता है शिवरंजनी है, कैसे चोरी बोलता है? अब कई बार तो इतनी ज्यादती हो गई है कि कुछ संगीतकारों ने राग के आरोह अवरोह उठा के मुखड़े बना दिए। अब दूसरा उस पर क्या ट्यून बनाएगा? तो 7 सुर हो गए और राग 6 कितने? किसके? राग अरे राग 300 से ऊपर हैं कुछ, जो मुख्य। हाँ, ऐसे तो कुल 12 सुर हैं जी, वो श्रुतियाँ वगैरह मिला के, लेकिन गिने तो 7 ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सारे ग म प ध नी इतना ही है। अच्छा, 7 तो सपोर्ट के लिए लिया हुआ है। अच्छा, हाँ, सरगम को पूरा करने के लिए। जी। तो कितनी नई धुन लाएंगे? जी। और दुनिया में क्या है, हम दूसरों को देखकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो संगीतकारों पे क्यों इल्ज़ाम? और मैं तो गीतकारों के बारे में भी बोलता हूँ कि पैटर्न के ऊपर जब गाने लिखवाना है आपको, तो कुछ न कुछ तो किसी से मिलता जुलता आएगा ही। जी। चलिए साहब, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे रविंद्र रावल जी को, और 2 तारीख को भी आप सुनेंगे सभी को इस कार्यक्रम में। धन्यवाद।